We are investors, यशस्वी भव, through which we simplify your finances. तो फॉल एंजल सीरीज में आज जो कंपनी है उसका नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इसको हम बोल सकते हैं कि ये डाइवर्सिफाइड पावर प्ले, पावर का जो एक बूम चल रहा है अभी इस टाइम पे, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन इंटायर वर्ल्ड, ड्रिवन बाई जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उनके डोमेस्टिक डिमांड के चलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते, और उसके बाद से जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, डेटा सेंटर है, उनके चलते। तो काफी ज्यादा पावर डिमांड अभी सामने सबको दिख रही है। और फिर जब एआई डेटा सेंटर जब फुल स्केल पे चलने शुरू होंगे तो क्या पावर डिमांड आएगी, उसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। बट इतना सबको अंदाजा है कि फिर वो मल्टीप्लाई हो सकता है ये पावर डिमांड। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक इस तरह की कंपनी है जो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड चल रही है, मतलब जो ओल्ड एज बिजनेसेस हैं उसको साथ में लेके अभी जो ऑनगोइंग चीजें चल रही हैं पावर में उसको थोड़ा सा पकड़ के, और फिर जो उसका एक अगला स्टेप डेटा सेंटर हो सकता है उसमें भी थोड़ा सा अपने आप को फोरे करके रखा है। थोड़ा सा हम इसके बारे में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और इस एनालिसिस के दौरान इस कंपनी के बारे में मेरे द्वारा या किसी भी पार्टिसिपेंट के द्वारा किसी भी तरह का व्यू पूरी तरह से बायस्ड हो सकता है। और आपके डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात नेचुरली बहुत ही बायस्ड हो सकती है। आप कुछ भी करने से पहले अपनी तरफ से अपना ड्यू डिलीजेंस करें, पूरी पढ़ाई करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, उसके बाद ही कोई ट्रांजेक्शन करें। सबसे पहले हम रीसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये परफॉर्मेंस प्राइस का है। तो पिछले साल एग्जैक्टली सेम डेट 18 अक्टूबर को इस 52 वीक में जो हुआ है, और उसका हाई पॉइंट था, डेट इज 1731.40 रुपीज उसका प्राइस था क्लोजिंग बेसिस पे। जो आज के प्राइस हम देखें तो लगभग 1300 से ऊपर है थोड़ा सा। तो पूरा जो राइड है आप देख सकते हैं कि बहुत स्मूथ राइड नहीं है। अगर हम एक साल के पहले जो प्राइस था एग्जैक्टली वहां से कंपेयर करें तो प्राइस आपको यहाँ भी अभी कम से कम 25-30% नीचे दिख रहा है। और इसमें बीच में कंपनी ने बहुत बार बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश की, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। और चार्ट भी जो है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में चार्ट नहीं है ये। आप कह सकते हैं कि एक बार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन के फिर राउंडिंग टॉप पैटर्न में बनता वहां पे दिख रहा है। और जो भी 50 डे मूविंग एवरेजेस एंड 200 मूविंग एवरेजेस जो है उसके नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो ये प्राइस की बात रही। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो एग्जैक्टली फिर सेम डेट 18 अक्टूबर 2024 को जो कंपनी का वैल्यूएशन था वो था 62.9 प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आज के टाइम पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो लगभग 35 से थोड़ा सा ऊपर है। और पिछले एक साल का मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑन डिक्लाइनिंग स्टेज में चल रही कंपनी तो 42.4 है। 3 साल की बात करें, 3 साल में भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 45 का है मीडियन। दैट मीन्स कि प्राइस ने करेक्शन लिया और वैल्यूएशन भी उस हिसाब से करेक्ट हो गया। तो इसमें कंपनी के परफॉर्मेंस का कितना कंट्रीब्यूशन रहा उसको भी हम देखते हैं। तो रिजल्ट्स को देखते हैं तो पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें कि आज से लगभग 3 साल पहले जो कंपनी लगभग 150 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू करती थी, आज के टाइम पे जून क्वार्टर की बात कर ले तो 525 करोड़ का रेवेन्यू जून क्वार्टर में होने लगा है। और मार्जिन जो है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होकर, हालांकि बीच में मार्जिन खराब हुए थे, मार्जिन अभी ग्रेजुअली इंक्रीज होकर 18% का मार्जिन बनना शुरू हो गया है। और अगर हम ईपीएस की बात करें, क्योंकि कंपनी जो है ये पर्टिकुलरली ईपीएस के बारे में बात करती है, ईपीएस की बात करें तो जून 2022 में जिस कंपनी का ईपीएस 3.23 था, अभी वो कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे 11 से ज्यादा का ईपीएस क्लॉक करने लगी। और अगर हम जो एक साल की बात करें, पिछले एक साल की बात करें, तो वहां से भी कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। इस एक साल में एक क्वार्टर जो सितंबर 24 का क्वार्टर था वहां पे डी ग्रोथ था, बाकी उसके बाद से कंपनी का काफी हैंडसम ग्रोथ है। अगर हम ईयरली बेसिस की बात करें, ईयरली बेसिस की बात करें तो आप क्या देखेंगे कि ग्रेजुअली कंपनी जो है बढ़ती जा रही है। खासकर जो पिछले 3 साल में देखें तो 830 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू अभी टीटीएम बेसिस पे 2419 का रेवेन्यू हो चुका है। गाइडेंस इन्होंने इस साल की दे रखी है 3600 की। और ईपीएस जो है वो FY24 का ईपीएस 24.95 था, FY23 का 17.36 था। तो वहां से अगर देखें 3 साल से तो काफी अच्छे स्केल से, काफी अच्छे ग्रोथ रेट से ईपीएस भी बढ़ता चल रहा है। और इस साल का जो गाइडेड ईपीएस है FY26 का वो 50 रुपीज का ईपीएस है। फर्दर उन्होंने
नेक्स्ट FY 27 का ईपीएस भी 75 रुपीज गाइड कर रखा है। तो काफी ज्यादा फॉर्म मतलब कॉन्फिडेंट दिखते हैं जब भी आप इनसे कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करेंगे। अपने ईपीएस को लेके गाइडेंस सीधा ईपीएस का ही देते हैं। जरा ओवरव्यू लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली में है क्या। तो आप देखें कि चार तरह का काम है इनके पास, जिसमें से ट्रांसमिशन ईपीसी का काम है इनके पास। उसके अलावा स्मार्ट मीटर का काम है, डेटा सेंटर का काम है, और एक एफजीडी करके है, डीसल्फराइजेशन का काम होता है, वो काम करके है। तो ये कैसे ऑर्डर बुकिंग का प्रोसेसिंग का रहता है वो उन्होंने समझाया है इस पीपीटी के हिसाब से। तो जो ट्रांसमिशन में है, आप देखिए स्पेशलाइजेशन की जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन है अप टू 765 केवी, वहाँ है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। ये पार्ट में ईपीसी में दे दिया है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जो मैं बात कर रहा था। ये जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है जिसके चलते इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो आसपास में प्लांट में काम करने वालों का। तो आप एक बार एफजीडी करके सर्च मारेंगे तो क्या क्यों रिक्वायरमेंट है वो आपको समझ में आएगा। उस तरफ भी इनका प्लान चल रहा है कि 500 करोड़ का बिजनेस हम हर साल एनुअल बेसिस पे कर लें। ठीक है। ये टीसीबीसी बिजनेस जो आप देख रहे हैं, टीसीबीसी बिजनेस क्या है कि इसमें टेरिफ बेस्ड, मतलब बिडिंग जो होती है वो टेरिफ बेस्ड होगी। मतलब जो भी सब स्टेशन बनाएंगे या जो भी एसेट बनाएंगे, वो जो कंपनी है उस सभी एसेट को वो खुद ऑन करेंगे और टेरिफ लेंगे, लाइक एनुइटी रहेगा। मतलब आपसे महीने का जो एक फिक्स चार्ज लेंगे कि हम आपको इसकी सर्विसेज जो है इतने पैसे के चार्ज पे देंगे। तो टीसीबीसी कॉन्सेप्ट के साथ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आप देखें इसमें तो आपको समझ में आएगा कि 5 प्रोजेक्ट जो है ये जीत चुके हैं इस टीसीबीसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जिसमें एसेट ये खुद ओन करेंगे। गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो एसेट बना के देंगे, ट्रांसमिशन की बात आप कर सकते हैं इसमें, और उसे एनुइटी चार्ज करेंगे। और हर साल जो है एक फिक्स चार्ज रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है। ठीक है। और उससे फिर उनका एनुअल रेवेन्यू, रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा। जो टीसीबीसी बिजनेस ये उसको बोल रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग आप जानते हैं, स्मार्ट मीटर्स का पूरा अभी बहुत ही रैंप अप चल रहा है पूरे पैन इंडिया लेवल पे। तो उसमें भी इनका ठीक ठाक, बहुत मतलब मेजर कंट्रीब्यूटर तो नहीं है, बट रेवेन्यू का अच्छा खासा पार्ट वहां से इनको मिल रहा है। डेटा सेंटर की बात करें तो इनके काफी एग्रेसिव प्लान है। और अभी जो आप देखें इसमें तो चेन्नई एंड कोलकाता में जो नियर टर्म जो इनके डेटा सेंटर जो अभी होने वाले हैं, तो 40 मेगावाट का जो लोड है उसमें से 24 मेगावाट चेन्नई में एंड 16 मेगावाट कोलकाता में। तो जो चेन्नई में 24 मेगावाट होना है इनका, उसमें से 5.6 मेगावाट वो जो है अभी लाइव हो चुका है। जुलाई में ही लाइव होना था, वो अभी लाइव हो चुका है। उसके अलावा जो कोलकाता में जो उनका डेटा सेंटर 16 मेगावाट का है, वो FY 27 के मिड में जाके वो लाइव होगा। आगे जाके कंपनी का डेटा सेंटर में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। 250 मेगावाट कैपेसिटी लगाना चाह रहे हैं 5 इयर्स के बीच में। 5 इयर्स जो है वो पिछले साल से इनका स्टार्ट हो गया है, 5 इयर्स की बात ये पिछले साल से बोल रहे हैं। और उसमें अगले साल तक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 40 मेगावाट की बात यहाँ पे है। और इसके लिए 10,000 करोड़ का कैपेक्स ये उन्होंने प्लान कर रखा है, जिसमें से 80% कैपेक्स जो है वो डेटा सेंटर के लिए ही करेंगे, 20% कैपेक्स जो है वो टीसीबीसी बिजनेस के लिए और ट्रांसमिशन ईपीसी बिजनेस के लिए करेंगे। ये इनका पूरा पूरा प्लान है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है, मैं आपको आगे बैलेंस शीट दिखा दूंगा, वो काफी हेल्दी बैलेंस शीट है। बहुत अच्छा कैश कन्वर्जन रेशियो है। अच्छा खासा कैश इनके पास अभी पड़ा हुआ है। आई थिंक FY 26 में जो कैपेक्स प्लान है उनका, वो 1,200 करोड़ के आसपास का कैपेक्स प्लान है। और FY 30 तक ये कम्युनिटी बेसिस पे 10,000 करोड़ का कैपेक्स करने जा रहे हैं। डेटा सेंटर में जो इनका जो मार्जिन बनेगा वो लगभग 80% का मार्जिन रहेगा। साल के स्टार्ट में इन्होंने एक एजम्पशन लिया था कि 100 करोड़ का रेवेन्यू डेटा सेंटर से ये लेके आ जाएंगे। बट वो थोड़ा सा डिले होने के चलते, चेन्नई वाला जो डेटा सेंटर है उन्होंने छोटा कर दिया, उसको 50 करोड़ का रख लिया। और अभी देखते हैं कि फिर अभी अगले कॉन कॉल में वो कितना उससे रेवेन्यू हो पाता है, बहुत सिग्निफिकेंटली हो पाता है या नहीं हो पाता। बट 5.6 जो है वो अभी लाइव हो चुका है। आप अगर टेक्नोलॉजी के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेक्नो डिजिटल करके आपको मिलेगा, वहाँ डिजिटेक करके मिलेगा, वहाँ पे वो लाइव हो चुका है। सर्च भी मारेंगे आप गूगल सर्च करके, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में चल जाएगा पता। लेकिन कोई अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से नहीं है। तो इनका इनका डेटा सेंटर का क्या चल रहा है, क्योंकि डेटा सेंटर अभी के टाइम पे आप जो देख रहे हैं काफी ज्यादा बातें उसमें हो रही हैं। कुछ कंपनीज को डेटा सेंटर में खासकर जो इंफ्रा में है उनको, क्योंकि इंफ्रा जो है वो बहुत ही
ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्ले है। तो अगर पैसे आपके पास खुद के नहीं है तो आपको फंड रेज की जरूरत पड़ेगी। जिनके बैलेंस शीट ठीक है उनके तो टाइम बिंग के लिए जो नियर टर्म डेटा सेंटर प्लान है उनका काम हो जाएगा, लेकिन आगे फंडिंग के लिए कैसे काम होगा ये देखना पड़ेगा। तो ओवरव्यू जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था कि डाइवर्सिफाई प्ले है पावर में, इसका मतलब यही था कि वो स्मार्ट मीटर को भी देख रही है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, और जो सब स्टेशन लगा रहे हैं वो ट्रांसमिशन का पार्ट हो गया। ठीक है, डेटा सेंटर जो है वो एडवांस प्लान हो गया उनका, कि जो पावर की डिमांड कैसे बढ़ रही है, फिर उसमें वो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, ईपीसी करती है, तो डेटा सेंटर में अपने आप को फोरे किया इन्होंने। इनके पास अच्छा खासा, इनके पास कैश जनरेशन करते हैं अपने जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे, तो उस पैसे को यूज करें डेटा सेंटर को डेवलप करने में। आगे चलते हैं, ऑर्डर बुक के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे ये 30 जून 2025 का ऑर्डर बुक है। ऑर्डर्स इनको जो मिलते हैं ये मतलब रिलीज नहीं करते। हमेशा क्वार्टर एंड के बाद ही क्या होता है पता है इनमें। तो जब हम इसको पिछले साल जब रिव्यू करते थे तो ऑर्डर बुक लगभग लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। तो जब ये साल खत्म हुआ था पिछला FY 25, तभी हमने बोला था कि हम ये गेस कर रहे हैं कि हमारा क्लोजिंग ऑर्डर बुक जो है वो 10,000 करोड़ का होना चाहिए। और वो अभी क्लियरली दिख रहा है 30 जून को ही वो 10,000 करोड़ का क्लोजिंग ऑर्डर बुक हो गया है। हालांकि इसमें से एग्जीक्यूशन भी होंगे बहुत सारे। जैसे पहले क्वार्टर में लगभग आप मान लें कि ऑलमोस्ट 500 करोड़ का अगर रेवेन्यू हुआ है, तो और 3,600 का प्लान है, तो इसमें 3,000 करोड़ का तो निकल ही जाएगा, तो बचा 7,000 करोड़। लेकिन आगे भी 6 महीने बचे हुए हैं और इस 3 महीने में कितना रेवेन्यू, कितना ऑर्डर बुक ऐड हुआ वो भी अपडेट आएगा। ऑर्डर बुक की कमी इनको है नहीं। तो आप देखेंगे जो मेजर ऑर्डर बुक है वो कहाँ पे है, वो ट्रांसमिशन में है। लगभग 712 करोड़ का जो ऑर्डर है वो ट्रांसमिशन में है। और स्मार्ट मीटरिंग यानी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ऑर्डर बुक है वो कितना है, 200, लगभग 2,000 करोड़ का ऑर्डर बुक इनका स्मार्ट मीटर में है। 1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक लगभग इनका एफजीडी में है। और डेटा सेंटर में अभी बहुत कुछ है नहीं, तो बहुत ही मिनिमल, आप 50 करोड़ 62 करोड़ का वहाँ पे ऑर्डर बुक डेटा सेंटर से मिल रहा है इनको। बाइफर्केशन 10,000 करोड़ का जो है आपकी राइट साइड में आपको दिख रहा है कहाँ कहाँ से इनको मिला है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो एक डाइवर्सिफाई प्लेड है इसमें, और काफी अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत ही क्लियरली बात करता है अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में। थोड़ा हम आगे बढ़ के देखें तो थोड़ा फ्यूचर आउटलुक देखने की बात करते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल का जो आप एक कटिंग देख रहे हैं, ये पिछले साल के जो मई 24 में, जब इन्होंने FY 24 जब एंड किया था उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस कॉल किया था, यानी FY 25 स्टार्ट होने के टाइम पे जब इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल किया था उस टाइम पे था। तो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में मधु केला, आप सब को जानते होंगे, वो इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में थे। उन्होंने एक सवाल किया था इनसे। तो पहले इन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में तारीफ की थी कंपनी की, और फिर इनसे पूछा था, आप जरा एक बार ध्यान देंगे तो ये पूछना चाह रहे हैं कि दैट we are conservative and my fear is not the opportunity, my fear is more on how well the company is prepared to capture this opportunity, and it will benefit a lot if you can elaborate. You said that what we can achieve in next 2 years, but if we can elaborate what the possibility and aspiration of the company is over next 4 or 5 years, I think that will serve a lot of purpose. According to me, this company has a potential to even do an INR 10,000 crore top line if we take a 5 years view. So would you concur with that? And are we even aspiring to achieve something like that? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था मधु केला का, कि नियर टर्म में जो भी है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट क्या कंपनी का एस्पिरेशन है भी कि इस कंपनी को बहुत बड़ा बनाए, और क्या आप 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं, इसके बारे में सोच भी रहे हैं क्या आप? मुझे पोटेंशियल इस कंपनी में ऐसा दिखता है। ऐसा मधु केला का कहना था। पदम गुप्ता जो इस कंपनी के प्रमोटर है उनका कहना था कि योर क्वेश्चन इज वेरी इंस्पिरेशनल एंड सोल सर्चिंग। आई वुड से डेफिनेटली इन माई लाइफ टाइम आई हैव बीन कंजर्वेटिव, and I trust this has rewarded the company. And now the timing of growth, keeping behind any of the challenges, and I will say the geopolitics or very impact in the country. I fully agree with you that Techno can do 10,000 crore by 2030 without any doubt. If it is doubling year on year, this year it is almost double of last year, and next year again
It will know 70%, 80% of this year, and the growth will go on like this. I am very sure, sir, that we will be able to meet the expectations of the investor community, but we have to evolve. ठीक है? तो उन्होंने उनकी बातों को कनकर किया, और अभी जो इस साल का रेवेन्यू गाइडेंस है वो 3600 करोड़ का है। मे बी नेक्स्ट जो गाइडेंस आएगा उसमें डेटा सेंटर का जो EBITDA रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा, इसलिए वो 75 रुपीज का EPS 50% का ग्रोथ दिख रहा है आपको। और तो वहां पे भी आपको रेवेन्यू लग सकता है कि ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का रेवेन्यू नंबर्स आ सकते हैं एस्टिमेशन के तौर पे। उसके बाद 3 साल बचते हैं कंपनी के पास। ये FY30 बोल रहे हैं, ये कैलेंडर ईयर है। अगर हम FY30 मान के ही चले फाइनेंशियल ईयर, तब भी 3 साल बचते हैं 5000 से 10,000 पहुंचने का। तो इजिली 25% का CAGR लगता है, रेवेन्यू CAGR FY27 से FY30 तक। बहुत नंबर तो बहुत अच्छे हैं, 25% CAGR लगातार मेंटेन करना 3 साल ही बहुत ही अच्छी बात है। बट इट इज अचीवेबल, प्रोवाइडेड कि ट्रांसमिशन की अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही ग्रैब करते रहे। बहुत ट्रांसमिशन होना है अभी इंडिया में, और जब भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में है तो वहाँ ऑलरेडी एज है। स्मार्ट मीटर का भी आप देख रहे हैं कितना बड़ा पूरा खाली है, वहाँ कैसे करते हैं। फिर जो इनका जो FGD का जो एन्युटी बिजनेस रहेगा, वो कह रहे हैं कि अभी अभी इनका ऑर्डर बुक उसमें 1000 करोड़ का है। तो ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि 500 करोड़ का ऑर्डर बुक हम वहां से एनुअल रेवेन्यू वहां से कर पाए थोड़े बहुत ग्रोथ के साथ। और बाकी आती है बात डेटा सेंटर की। अब उसमें ट्रैक करना होगा कि अभी 5.6 का लाइव है। 40 मेगावाट जो उनका नियर टर्म में लाइव होना है चेन्नई कोलकाता मिला के, वो हो रहा है। उसके बाद से जो आगे जो पूरा उनका 250 मेगावाट का प्लान है, तो 40 निकालने के बाद 210 का जो प्लान है, उसके लिए ये कह रहे हैं कि 8000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट हमें है। इनके पास कुछ बैलेंस शीट में मेरे ख्याल से कुछ 2000 करोड़ के आसपास या उससे नीचे कुछ पैसे बचे हैं इनके पास। और अच्छा खासा कैश जनरेशन ये करते हैं। कैसे ये लेके चलते हैं वो देखना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि इस टाइम पे आके डेटा सेंटर इंफ्रा की कंपनी हो या डेटा सेंटर आप कहें ऑटोमेशन की कंपनी हो उसमें, या सिक्योरिटी देने वाली कंपनी हो उसमें, या नेटवर्क टाइप कंपनी हो, GPU वाले कंपनीज हो, ठीक है, सेमीकॉन वाले कंपनीज हो, या फिर पावर पावर डिमांड बहुत ही इमेंसली होने वाली है। मैं थोड़ी देर बाद उसके बारे में बहुत बात करूंगा। अभी पहले हम इसको इसका ओवरव्यू हम जल्दी से लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था और उनका आंसर था, ठीक है। और आगे कैसे कंपनी प्रोग्रेस करती है इस बात को देखना होगा। फिर उसके बाद जब हम आगे आते हैं, तो इनका जो गाइडेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो FY26 का इन्होंने 50 का EPS दे रखा है। FY27 75 का EPS बोल रखा है इन्होंने। बहुत कॉन्फिडेंट भी है इस EPS के बारे में। और आपको अगर दिखेगा कि पहले क्वार्टर का EPS 11 से ज्यादा था, और ये स्लो स्टार्ट होता है, पहला क्वार्टर स्लो स्टार्टर है उनका। आगे आप देखेंगे EPS ज्यादा आ रहा है। तो इवन आप अगर 11 को ही 4 से गुना कर दे, 11.5 को, तो वो लगभग आपका 46 हो जाता है। तो बहुत इजी है 50 की EPS से पहुंचना, और S2 बहुत ही बड़ा होने वाला है। होता ही है आज तक, तो अभी भी होगा। और आपके सामने जो करंट PE है अभी कंपनी का, वो 35.5 है। तो इसको वैल्यू कर रहे हैं सब लोग, वो केवल ट्रांसमिशन स्मार्ट मीटर के हिसाब से कर रहे हैं। इसको डेटा सेंटर का कोई भी वैल्यूएशन इसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। जो कि बीच 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 में जब डेटा सेंटर की बात स्टार्ट थी पिछले साल, तो वो मिलना शुरू हुआ था, इसलिए आपने जो प्राइस टू अर्निंग 60 देखा था, वापस वहां पे वो चल जाना शुरू हो गया था। मीडियम टर्म की बात कर ले हम, तो 3 साल में मीडियम पी जो है 3 साल का, वो 45 का रहा है इसका। आज का जो करंट पी है वो 35.5 का है। और FY26 के जो नंबर्स हैं 50 का EPS, और सेम प्राइस पे हम देखें, तो फॉरवर्ड पी 26.5 है, और FY27 में फॉरवर्ड पी 17.6 है। और FY30 तक अगर 10,000 करोड़ का रेवेन्यू होता है, तो पहली बात बहुत ही इजीली आप ये समझ सकते हैं कि जो अभी 18% का मार्जिन है, वो मार्जिन 18% नहीं रहेगा, मार्जिन चला जाएगा ऊपर। तो जो जो EPS या पैट ग्रोथ है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही तेज हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर 5000 करोड़ के रेवेन्यू पे 75 का EPS आ रहा है, तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जब वो डेटा सेंटर ज्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा, तो 75 का EPS नहीं आएगा, सॉरी 150 का EPS नहीं आएगा, वो EPS उससे बहुत ही ज्यादा ऊपर हो सकता है। तो ये कंपनी का पूरा थॉट प्रोसेस है, और एक शॉर्ट एनालिसिस है उस चीज का। इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाल रखा है कि यही दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है कि आगे 5 साल में कंपनी का क्या होने वाला है, कंपनी किस तरफ जा सकती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। यू हैव एनी डाउट?